क्लास 7 चैप्टर 6 हिस्ट्री टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्राफ्ट्स इन टाउन इस टॉपिक से आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से डिफरेंट टाइप्स के या डिफरेंट तरह के क्राफ्ट्स थे जो टाउन में होते थे, कौन सी कम्युनिटीज़ के साथ उनका रिलेशनशिप था, वो क्राफ्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन सी एरिया में कौन सा क्राफ्ट इम्पोर्टेंट था, और फिर हम इनका बॉक्स के अंदर एक डाउनफॉल भी पढ़ेंगे कि धीरे धीरे कुछ क्राफ्ट जो थे उनकी डाउनफॉल होनी शुरू हो गई, उसका रीज़न पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। The craft person of Bidar was so famed for their inlay work in copper and silver that it came to be called बिदरी। तो सबसे पहले हमने एक डेफिनेशन स्टार्ट किया। बिदार क्या है, जगह का नाम है। वहाँ क्या होता था, वहाँ पे जो है सामान बनाया जाता था। किस चीज़ से बनाया जाता था, क्या टेक्निक बनाई थी, बिदरी टेक्निक का नाम है। उससे क्या करते थे, वो सामान बनाते थे। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इनले होता है या ओवरले। अब आप यहाँ पे तो आपको इनले ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ये पिक्चर के यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ओवरले लिखा हुआ है। इनले एंड ओवरले का क्या मतलब है, इनले यानी कि हमने जैसे एक मेटल की शीट ली या मेटल का जो भी हमारे पास कोई बर्तन है या हमने जो भी पीस बनाया है मेटल का वो लिया, और हमने अब उसके अंदर क्या किया, कॉपर सिल्वर गोल्ड या कोई भी मेटल के साथ इनले काम किया, यानी कि उसके अंदर इम्बेड कर दिया। कोई मेटल लिया और उसके अंदर दूसरा मेटल लेकर इम्बेड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इनले वर्क। ओवरले वर्क क्या होता है, जब आपने एक मेटल लिया और आपने उस पर जब दूसरे मेटल का कोट डाला तो आपने उसको थोड़ा एम्बॉस करा, यानी कि वो प्लेट से जो है, जो ओरिजिनल आपकी मेटल प्लेट जो आपने लिया था उस पर जो भी आपने काम किया वो थोड़ा सा एम्बॉस्ड है, यानी उठा हुआ है। जैसे अगर आप ये पिक्चर देखो 5.6, इसमें आप ये जो काम देखोगे, जो ऊपर से गोल्ड या कॉपर का जो हो रखा है, ये आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि हल्का सा एम्बॉस्ड है, यानी कि उठा हुआ है मेटल प्लेट से, तो उसको हम बोलते हैं ओवरले। लेकिन इनले यानी जब हमने इसको इम्बेड कर दिया अंदर, उसको हम इनले बोलते हैं। तो बिदार क्या था, एक जगह थी जहाँ पे क्राफ्ट पर्सन थे, वो क्या काम करते थे, वो बिदरी का काम करते थे। और बिदरी का क्या काम है, एक मेटल का कोई सामान बनाया और उसके ऊपर क्या किया, ओवरले या इनले दूसरे मेटल से किया। वो मेटल क्या हो सकता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड कोई भी हो सकता है। तो उसको हमने ऐसे उस टेक्निक को बिदरी बोलते थे। द पांचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेसन्स एंड कारपेंटर्स वर एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। अब ये क्या है, नई बात शुरू हुई। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्राफ्ट की बात कर रहे हैं। तो पहला क्राफ्ट पर्सन हमने क्या देखा, पहला क्राफ्ट हमने क्या देखा, बिदरी का क्राफ्ट देखा जो बिदार में है। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि टेम्पल बिल्डिंग का जो प्रोसेस था, हम पढ़ते थे कि टेम्पल टाउन्स होते हैं। टेम्पल टाउन कैसे बनेंगे, जब टाउन के अंदर एक टेम्पल आएगा, और जब टेम्पल आता है तो हमने देखा था, जैसे हमने तंजावुर का एग्जाम्पल देखा, उसमें हमने देखा कि जब भी एक टेम्पल आता है तो वो साथ में एरिया का अपलिफ्टमेंट करता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडर्स आने शुरू होंगे, पिलग्रिम्स आएंगे, वो आएंगे तो वो सामान खरीदेंगे, वो देखेंगे, अपलिफ्टमेंट होएगी सब लोगों की, तो टाउन की भी अपलिफ्टमेंट होगी, टाउन की अर्बनाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। हमने ये पढ़ा था टेम्पल के बनने से। तो अब टेम्पल कौन बनाएगा, पांचाल या फिर विश्वकर्मा कम्युनिटी। जो पांचाल और विश्वकर्मा कम्युनिटी है, ये क्या काम करते थे, टेम्पल बनाने का काम करते थे। और इस कम्युनिटी में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कम्युनिटी में कौन से लोग थे, तो इन कम्युनिटी में गोल्ड स्मिथ होंगे, यानी कि जो सोने का काम करते हैं, ब्रॉन्ज स्मिथ जो ब्रॉन्ज से काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ यानी कि जो कोयले का काम करते हैं, मेसन्स जो कि घर वगैरह बनाने का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कारपेंटर्स वुड का काम करते हैं। तो ये सारे लोग इकट्ठे मिलके जो कम्युनिटी बनाते थे उनको पांचाल या विश्वकर्मा कम्युनिटी कहते थे, और वो क्या करते थे, टेम्पल्स बनाते थे। अब हम पढ़ेंगे कि टेम्पल्स के साथ साथ दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रेजर्वॉयर्स। तो अब क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम इजीली कर सकते हैं, तो पैलेसेस भी बनाते थे, महल बनाते थे, बिल्डिंग्स, टैंक्स, रेजर्वॉयर्स ये सब भी बनाते थे। Similarly, weavers such as the Saliyar or Kaikolars emerged as prosperous communities making donations to temples. अब सलियार एंड कायकोलार ये जो कम्युनिटी थी, ये किसकी कम्युनिटी है, ये क्लॉथ कम्युनिटी यानी कि टेक्सटाइल, ये
वीवर्स थे जो कपड़ा बनाते थे, ठीक है। आप यहाँ देखो ये वीवर्स हैं, यानी कि क्लॉथ टेक्सटाइल का काम करते थे। तो कौन सी कम्युनिटी है, सालियार एंड काइकोलार जो वीवर थे, ये इतनी प्रॉस्परस थी, प्रॉस्परस यानी अमीर, इतनी रिच कम्युनिटी थी कि जब भी टेम्पल बनने लगता था तो ये डोनेशंस देते थे, यानी कि किसी भी फॉर्म में, पैसों की फॉर्म में या किसी भी चीज़ की फॉर्म में डोनेशंस ये टेम्पल को देते थे। इसका मतलब ये इतनी रिच कम्युनिटी थी, इतनी प्रॉस्परस कम्युनिटी थी, किसकी, वीवर्स की। अब आप पूछो क्यों थी इतनी ये रिच, क्यों, क्योंकि पुराने टाइम में जो है इंडियन क्राफ्ट का जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी। स्पेशली हमने पढ़ा, आपने ऊपर चैप्टर में पढ़ा था कि लोग क्या करते थे, इंडियन टेक्सटाइल खरीदते थे इटालियंस, और ये यूरोप की मार्केट्स में भेजते थे और यूरोप में से इनको बहुत पैसे मिलते थे। क्यों, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल की जो वैल्यू थी या फिर जो डिमांड थी वर्ल्ड वाइड वो बहुत हाई थी। क्यों, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत हाई थी और सारा जो काम था हैंडमेड होता था। इसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल की जो क्वालिटी थी और वैल्यू थी बहुत हाई थी। इसकी वजह से वीवर्स जो थे पुराने टाइम के वो बहुत रिच थे, इतने रिच कि वो टेम्पल्स को डोनेशंस देते थे। Some aspects of cloth making like cotton cleaning, spinning, dyeing became specialized in independent craft. अब ये लाइन क्या बताती है हमें, ये लाइन ये बताती है कि ऑब्वियसली जब हमने कोई कपड़ा बनाना है, जब टेक्सटाइल बनाना है, तो बेसिकली अगर हमने कॉटन क्लॉथ बनाना है तो आप सबसे पहले कॉटन उगाओगे, कॉटन लोगे, उसकी क्लीनिंग करोगे, वीविंग करोगे, फिर थ्रेड बनता है, ऐसे करके फिर फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो उसमें क्या है, उन्होंने ये बोला कि ये जो हमारा जो क्राफ्ट का काम था वीवर्स का, ये इतना एडवांस हो गया था कि इंडिपेंडेंट क्राफ्ट बनने लगे, यानी कि स्पिनिंग, क्लीनिंग, डाइंग, ये सारे इंडिपेंडेंट क्राफ्ट एंड स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट बनने शुरू हो गए। यानी कि एक कोई क्राफ्ट पर्सन है जो सिर्फ डाइंग का काम करता है, एक क्राफ्ट पर्सन है वो सिर्फ स्पिनिंग का ही काम करेगा, एक क्राफ्ट पर्सन है वो सिर्फ क्लॉथ मेकिंग में कॉटन क्लीनिंग का काम करेगा। तो ऐसे इंडिपेंडेंट, यानी एक क्राफ्ट पर्सन को सब नहीं करना है, डिफरेंट क्राफ्ट पर्सन बन गए जो वही काम करते हैं, उसी को स्पेशलाइज करते हैं और इंडिपेंडेंट काम करना शुरू हो गया। यानी कि एक क्राफ्ट पर्सन जो है सिर्फ कॉटन क्लीनिंग ही करता है, उसमें वो स्पेशलाइज हो चुका है, वो अच्छे टेक्निक्स के साथ कॉटन क्लीन करता है, बस वही काम करता है और उसी से उसको जो है पैसे मिलने शुरू हो गए। ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं, इट इज़ अ शॉल बॉर्डर, ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से उस टाइम पे कपड़े बनते थे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन्स। इसका क्या मतलब है, चेंजिंग फॉर्च्यून ऑफ टाउन, कि जब हम देखते हैं कि कोई टाउन है जो प्रॉस्परस है या कोई टाउन है जो कि गरीब है, वो हमेशा वैसे ही नहीं रहता, उनका जो फॉर्च्यून है वो चेंज होता रहता है। सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद, जो कि प्रेजेंट डे गुजरात में है, वेंट ऑन टू बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज, बट अदर्स लाइक तंजावुर श्रैंक इन साइज एंड इम्पोर्टेंस ओवर द सेंचुरीज। यानी कि अहमदाबाद जो है एक कमर्शियल सिटी बनना शुरू हो गया, कमर्शियल जहाँ पर काफ़ी इकोनॉमिकल काम होता है, जहाँ ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, उस कमर्शियल सिटी कहते हैं। और तंजावुर जो था, जो कि एक चोला डायनेस्टी के टाइम पे इतनी इम्पॉर्टेंट सिटी थी, ये धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस जो थी कम होने लग गई। क्यों, क्योंकि चोला डायनेस्टी भी आपने पढ़ा ख़त्म हो चुकी थी, हमारे पास जो मुगल एम्पायर शुरू हो गया था, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो गई। Murshidabad, on the banks of Bhagirathi, which rose to prominence as a center for silk and became the capital of Bengal in 1704, declined in the course of century as weavers faced competition from cheap mill-made cloth from England. तो इसमें क्या है, भागीरथी ये जो मुर्शिदाबाद सिटी है, इसमें क्या हुआ, ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सिटी थी। क्यों इम्पॉर्टेंट सिटी थी, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिल्क बन चुकी थी, यानी कि यहाँ पे सिल्क ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि कंपटीशन आना शुरू हो गया वीवर्स को। कहाँ से, इंग्लैंड से। इंग्लैंड यानी कि जब इंडिया के अंदर आप देखोगे, जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल आना शुरू हुआ, तो आप देखोगे कि सारे जो भी वीवर्स थे वो डिक्लाइन होना शुरू हो गए। क्यों शुरू हो गए, क्योंकि इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई। 8th क्लास के अंदर इसका पूरा चैप्टर है जहाँ पे आप इंग्लैंड की इंडस्ट्रियलाइजेशन और वो कैसे इंडिया पे इम्पैक्ट करा उसके बारे में पढ़ोगे। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी शुरू, यानी इंडस्ट्री आ गई। इंडस्ट्री ने क्या किया, जब इंडस्ट्री आई, जब मशीन्स आई, तो उन्होंने कपड़ा बनाना शुरू किया। तो जब वो कपड़ा बनाते थे, चीप मिल मेड क्लॉथ, यानी कि जो भी मशीन्स वहाँ पे इंडस्ट्री जो इंग्लैंड में कपड़ा बनाती थी वो चीपली बन जाता था। क्यों, मशीन्स बना रही है, हैंड वूवन नहीं है, हैंड का काम नहीं है, तो
वो क्या, जब वो इम्पोर्ट करना उन्होंने शुरू किया इंडिया के अंदर, जब वो अपने साथ लाते थे, जब उन्होंने रूल करना शुरू किया तो वो कपड़ा यहाँ लाते थे, यहाँ ला के बेचते थे। तो इंडियंस ने क्या किया, क्योंकि इनका कपड़ा सस्ता था वो लेना शुरू कर दिया। और क्यों, एक और रीज़न क्या, जब मशीन में कपड़ा बनता है तो जल्दी जल्दी बनता है। अब जैसे मान लो अगर हमने हैंड वीव करके, मान लो इंडियन वीवर्स जो थे उन्होंने एक साड़ी बनानी है जो कि मान लो 8 मीटर्स लॉन्ग है, और उन्होंने सारा कुछ हाथ से बनाना है, तो उसको टाइम लगता है, मान लो 1 मंथ लग गया उसे। लेकिन जो मिल मेड क्लॉथ है, यानी कि जो इन्होंने मशीन में बनाना है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम नहीं लगेगा तो ज़्यादा इनके पास वो आ जाएंगे, ज़्यादा कपड़ों का जो वो है क्वांटिटी वो ज़्यादा होने लग जाएगी मार्केट के अंदर। तो उसकी वजह से क्या है, लोगों ने क्या किया, सस्ता कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया जो इंग्लैंड से इम्पोर्ट होता था। और इंडियन वीवर्स जो थे वो, उनका जो क्राफ्ट था वो डिक्लाइन होने लग गया। जैसे अगर आप अब देखो तो इंडियन टेक्सटाइल का इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही। जैसे मैंने आपको बोला कि तब वर्ल्ड वाइड में इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन क्लॉथ इतना फेमस था कि जो फॉरेन के या जो वर्ल्ड के बाकी वीवर्स वगैरह थे वो क्या करते थे, अपने कपड़े पे मेड इन इंडिया करके लिख कर देते थे या बताते थे कि ये इंडिया में बना है। क्यों? क्योंकि लोग सुनकर ही कि ये इंडिया में बना हुआ है खरीद लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था इंडिया में बना है तो क्वालिटी बहुत हाई होगी। लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और जब ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर आना शुरू हुआ तो इंडिया का जो क्राफ्ट था, स्पेशली वीविंग वगैरह का, स्पेशली क्लॉथ का, वो बहुत ही रैपिड पेस पे डिक्लाइन कर गया। अब कोई अगर वीवर्स का कपड़ा नहीं खरीदेगा तो वो क्या करेंगे, बनाते थोड़ी रहेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, जॉब्स करनी शुरू करी। किसके लिए, मान लो ब्रिटिशर्स के लिए या किसी और जगह दूसरी, अपना क्राफ्ट छोड़ दिया। तो इसकी वजह से क्या है, हमने देखा कि डिक्लाइन होना शुरू कर गया। कितने ही केसेस में जो इंग्लिश, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने क्राफ्ट रोक लिया। इन्होंने क्या किया, वीवर्स के हैंडलूम्स तोड़ दिए थे, वीवर्स के जो थे थम्स काट दिए थे ताकि ये दोबारा अपना क्राफ्ट ना बना पाए, ताकि इंग्लैंड का जो है वो ज़्यादा बिके सामान। तो ये सब कुछ ब्रिटिशर्स करते थे। इसकी वजह से क्या है, इंडियन वीवर्स का, इंडियन क्राफ्ट का जो है टेक्सटाइल में डिक्लाइन होना शुरू हुआ। अ क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।